जब पानी और देते ना, चलो है। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कल मुझसे सचिन ने पूछा था, और क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद मैंने उसे एक बात बोली थी सचिन को कि बच्चे मैं अगली क्लास में ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। ये तो जो भी बच्चा कल लेफ्ट कर गया था उसने सेकंड क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको क्या करता हूं, मैं आज थर्ड क्वेश्चन पढ़ा देता हूं, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ये सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा जिस बच्चे ने कल नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, लास्ट में बता दिया था मैंने। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो मैं आज कराने वाला हूं। क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन, पढ़ते हैं। कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स हैं, What are the possible order it can have, तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। चलो हम इसको देखते हैं कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। ये है मेरे पास एक्सरसाइज, देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 और 3.1 के बाद हम एक एक करके क्वेश्चंस करते जाएंगे। सो प्लीज बच्चे सब जने केयरफुली देखते जाएं मुझे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर है हमारे पास थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कहता है कि हमारे पास वी हैव 18 एलिमेंट्स। अगर हमारे पास बेटा 18 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस या पॉसिबल ऑर्डर तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स जो होंगे वो क्या होंगे, ध्यान से समझना। एक तो होगा एक रो और 18 कॉलम। दूसरा ऑर्डर हो सकता है 2 रो और 9 कॉलम। तीसरा हो सकता है और 3 रो एंड 6 कॉलम। उसके बाद चौथा होगा 6 रो एंड 3 कॉलम। पांचवा नंबर होगा 9 रो एंड 2 कॉलम। और छठा नंबर होगा 18 रो एंड 1 कॉलम। तो कितने ऑर्डर बने बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 ऑर्डर होंगे। लिखेंगे सो 6 पॉसिबल ऑर्डर्स, तो 6 पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सही चल रहा है ना, ठीक है ओके। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि 6 पॉसिबल ऑर्डर्स क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। सपोज कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये रही मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स के अंदर आपको कहता है एक रो बनानी है और 18 कॉलम बनाने हैं। तो यहाँ पर कोई संख्या होगी, सपोज मैं ऐसे ही अपनी तरफ से संख्या लिख रहा हूँ, मतलब एक सिंबल दे रहा हूँ संख्या को। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो बच्चे ये मैंने एक तो रो बनाई है, देखो यहां से गिनती करो, एक रो है आपके पास और इसमें 18 कॉलम बनाए हैं। ये है 1 2, ऐसे करते 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 18 कॉलम। ऊपर से देखोगे तो 18 दिखेंगे आपको, कॉलम तो ऊपर की तरफ होते हैं। तो एक मैट्रिक्स की शेप बन गई है जिसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं। बच्चे दूसरी अगर मैट्रिक्स का एग्जांपल लो तो देखो 1 2, ये है ना आपके पास 2 रो और 9 कॉलम, 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो बेसिकली 2 रो है और 9 कॉलम है। आप गौर से देखेंगे ये 2 रो है, ये है रो फर्स्ट, ये है रो सेकंड, और ये आपके पास कॉलम दे रखा है, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ऐसे करते 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 कितने कॉलम है, ये 9 कॉलम्स है। तो 2 रो और 9 कॉलम। तो ऐसी दूसरी शेप बनी, ऐसी तीसरी शेप भी बन सकती है, चौथी शेप है 6 3 की, फिर 9 2 की, फिर 18 1 की। तो बेसिकली 6 पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। ये आपको पेपर में नहीं करना है, इतना काम बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये काम करना है बस, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। वैसे कल मैंने सचिन को ये डाउट बताया था, ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या कहता है क्वेश्चन में। 2 सेकंड से रब कर दूंगा पहले। अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन अच्छा इसमें एक बात और भी कही है, 2 बातें कही है इसमें, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 अलग अलग बातें बोली है इसने। इसने आगे क्या बोला है उसे भी पढ़ लेते हैं।
ये है आगे क्वेश्चन। इसने कहा है, ये पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, और जब कितने ऑर्डर्स बनेंगे जब 5 एलिमेंट्स हो। ठीक है, तो मैंने उसको कैसे देखना है, मैंने कहना है कि 5 एलिमेंट्स वाले ऑर्डर पूछ रहे हैं ना आप, तो देखिए लिखेंगे इफ 5 एलिमेंट्स, if 5 elements, then number of possible order is 2, that is 1 into 5 and 5 into 1, तो ऑर्डर होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। दो मैट्रिसेस बन सकती है, एक 1 into 5 की और एक 5 into 1 की। तो मेरे हिसाब से थर्ड क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको इसका सेकंड क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, देखिए ये 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में आपसे कहता है कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 की मैट्रिक्स। 2x2, अब ध्यान रखना, आगे वाले को रो कहते हैं, पीछे वाले को कॉलम, और इसको फॉर्म में क्या दिखाना है, ए की फॉर्म में दिखाना है। ए आई जे की जरिए मैट्रिक्स बनानी है, और एलिमेंट्स आपको ये दे रखा है। तो देखिए कैसे करेंगे। जिस बच्चे ने बिल्कुल नहीं करा ना, वो तो बेसिक से करा रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एक ही बार कराऊंगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, अब अगर हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं तो इसमें रिवीजन नहीं कराया जाएगा। रिवीजन के कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जिस बच्चे ने एक बार भी नहीं किया है वो ढंग से देखे। कहता है 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो हम लिखेंगे लेट, और A इज इक्वल टू, और मैट्रिक्स लिखेंगे A11, A12, A21 एंड A22। याद रखना, इस फॉर्म को आपको सीखना पड़ेगा। ये 11 का मतलब ये 11, 12, 21, 22 देखेंगे तो 2 रो है और 2 ही कॉलम है। ठीक है, ये मैट्रिक्स मैंने क्रिएट करी। अब उसके बाद आपको पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन में 2। तो बेटा करना कितना आसान काम है, देखिए इसमें बिल्कुल सीधा सीधा काम है। इस आई की और इस जे की जगह पर ये वैल्यू रखनी है। देखिए कैसे, पहले लिखेंगे A11, तो ये आ जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो बेटा 1 और 1 तो होता है 2, तो 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, और बेटा ये हो जाएगा आपके पास 4/2। फाइनल आंसर आ जाएगा 2। बच्चा दूसरी वैल्यू रखनी है A12 जब आप रखेंगे तो आई और जे की जगह पर 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये बन जाएगा 9/2। आगे बढ़ते हैं, आगे आप वैल्यू रखोगे यहाँ पर A13, तो ये हो जाएगा 1 + 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू, अरे सॉरी गलती हो गई भाई, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ अभी। मैं फ्लो में आगे बढ़ जाता हूँ ना, ऊपर पेज दिख नहीं रहा ना मेरे को चलो आगे देखिए, ये पेज पे क्या लिखा हुआ है, A12 के बाद ये संख्या लिखी हुई है A21। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे A21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, दैट इज 9/2। उसके बाद आगे क्या दे रखा है आपको, आगे है 22, तो लिखेंगे हम यहाँ पर A22 इज इक्वल टू 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 + 2 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 16/2 एंड दैट इज 8। तो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, और सबसे पहली संख्या जो हमारे पास थी वो संख्या क्या थी हमारे पास, इधर देखिए सबसे पहली संख्या हमारे पास 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। उसके बाद दूसरी संख्या है 9/2, तो यहाँ पर 9/2 लिखेंगे। उसके बाद तीसरी संख्या क्या दे रखी है आपको, वो दे रखी है 9/2, एंड द फोर्थ वन इज 8। सो दैट्स व्हाई दिस इज आवर फाइनल आंसर। 2/2 की एक मैट्रिक्स हमने क्रिएट कर दी। बेटा इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। जिस बच्चे ने नहीं किया है उसके लिए होमवर्क है, और ये क्वेश्चन आपको करना है, ये है वो क्वेश्चन। ठीक है, गौर से देख लीजिएगा, जूम करके देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पे। ये आई की जगह पर और जे की जगह पर आपको 11, 12, 21 और 22 लिखना है, और सॉल्व करके आंसर पीछे मैच करना है। जिसका आंसर नहीं आएगा वो मुझे जरूर व्हाट्सएप करें, फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप करें कि सर आंसर नहीं आ रहा। 1-2 बच्चे ही पूछते हैं अभी, अगर किसी का आंसर नहीं आता है तो। उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, थर्ड पार्ट आपको खुद करना है। मैं 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ,
अधिकतर बच्चे इस सिंबल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसको बता देता हूं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, और इसका पार्ट फर्स्ट है। तो इसमें कहता है कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स, यानी कि 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सबसे पहले तो लेट करेंगे, A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A14, उसके बाद A21, A22, A23, A24, उसके बाद A31, A32, A33 और A34। फाइनली ये मेरे पास मैट्रिक्स बनी जिसके अंदर 3 रो है। आप रो को देखेंगे तो इस तरफ से देखेंगे, ये रो है, और 4 कॉलम है। कॉलम को देखेंगे तो आप ऊपर की तरफ को देखेंगे, ये सारे के सारे यहाँ पर कॉलम है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे हम जब देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है इसका। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में दिया गया है कि I फॉर रो एंड J फॉर कॉलम इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस, मोड भी कहते हैं इसे, माइनस का 3I प्लस का J। बच्चे इस निशान को एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, यानी कि ये कहता है कि अगर मैं ये निशान लगा दूं तो इससे बाहर जो भी संख्या आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। देखिए जैसे मैंने इस निशान के अंदर 2 लिखा तो बाहर आएगा 2, पॉजिटिव का 2। अगर इस निशान के अंदर माइनस का 2 लिखा तो बाहर आएगा पॉजिटिव का 2। यानी कि अगर ये निशान लग जाए तो इसे मॉड्यूलस बोला जाता है या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। इससे बाहर जो भी संख्या आती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्या कहता है, आगे क्वेश्चन में आपको वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू किस तरीके से रखी जाएगी उसे देख लेते हैं। पहले ये देखिए, पहले मैंने I J की जगह पर 1 1 लिखना है, प्रॉब्लम 1 2, ये हो जाएगा माइनस का 3 और यहां पर दे रखा है 1 प्लस का 1। I और J की जगह 1 लिखा है बेटा मैंने। मैं आगे इसे फर्दर सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ, ये मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, ये मल्टीप्लाई, ये तो है ही 1, तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर माइनस का 2। और मैंने कहा कि एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकालते हैं तो वो 2 बन जाएगा पॉजिटिव का, आंसर 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद A12 लिखेंगे, 12 का मतलब हो गया कि 3 माइनस का 3, I की जगह पर 1 लिखेंगे और प्लस J की जगह पर 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 माइनस का 3 प्लस का 2, और माइनस का 3 और प्लस का 2 कितना होता है, माइनस का 1 होता है, और माइनस का 1 बाहर निकलेगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 1/2। इसी तरीके से A13, A14, ये आपका काम है बेटा, आपका होमवर्क है, आप इसे करेंगे एक एक करके, ये सारी वैल्यूज रखेंगे। कैलकुलेशन आपको सभी को आती है, और इसको सेट करेंगे, पीछे मैच करेंगे कि क्या आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेट करना है, इक्वल करना है। तो मैट्रिसेस को इक्वल कब करते हैं, इसके लिए थोड़ा आपको समझना होगा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, एक नया कंटेंट है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिखा है, तो ध्यान से समझिएगा क्या कहता हूं। सौरभ, ये दूसरा पेज नहीं आ रहा, पेज कैसे, अच्छा सर लिखने के बाद आएगा, सॉरी सर। यस, तो आगे हम चलते हैं। अब एक नया टॉपिक है, उस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। इसका नाम है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। बेटा ध्यान से समझिएगा, आगे की एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है इसी से। इसको आप सब जने ध्यान से सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसका नाम है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, बेटा हर किसी का अपना एक अलजेब्रा होता है, हर किसी की अपनी एक कैलकुलेशन होती है। तो मैट्रिक्स ने भी सिखाई है अपनी कैलकुलेशन। जैसे कि मैंने कहा कि 2 + 1 = 3 होता है। ये आपके पास क्या दे रखा था, अरिथमेटिक, इसे अरिथमेटिक कहते हैं, हिंदी में अंक गणित कहा जाता है। ऐसे ही तो जोड़ते हैं इसे। लेकिन अगर मैं कहूं x + y
ये आपके पास जो दे रखा है इसका एडिशन क्या होगा, इसका एडिशन का आंसर x प्लस वाई होगा। अगर मैं कहता हूँ x प्लस एक्स तो आंसर क्या होगा 2x होगा। तो बेटा ये जो एल्जेब्रा है ये अलग है, ये अरिथमेटिक अलग है, यानी हर जगह पर जोड़ने का अपना एक प्रोसेस होता है। इसी तरीके से मैट्रिक्स ने भी अपना खुद का एल्जेब्रा दिया है, उसको सभी को फॉलो करना है, और जैसे ही आप इसे फॉलो करना सही से सीख जाओगे आपके आंसर कभी गलत नहीं आ सकते, वरना ज्यादातर बच्चों को ये डाउट रहता है कि उनके आंसर्स गलत हो जाते हैं। ठीक है ना। देखो सबसे पहला जो एल्जेब्रा का पार्ट है वो है एडिशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स को जोड़ना है या फिर घटाना है, दोनों को मैं एक साथ करके दिखाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है, अगर मान लीजिए लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स बी है और वो दे रखी है 1 2 3 4 5 6। तो बच्चे पहली मैट्रिक्स के ऑर्डर है 2 इंटू 2 और दूसरी मैट्रिक्स के ऑर्डर है 2 इंटू 3। बेटा देखिए ऑर्डर को ध्यान से समझिएगा, पहले वाले को रो बोलते हैं, दूसरे वाले को कॉलम। तो इसमें दो रो हैं, इस साइड से देखेंगे तो दो दिखेंगे और इस साइड से देखेंगे तो शेप में दो दिखेंगे, तो दो रो है और दो ही कॉलम। दूसरे वाले में दो रो है और तीन कॉलम है 1 2 3। तो बेटा इस केस में जब आपको ऑर्डर्स डिफरेंट दे रखे हो, डिफरेंट, ये और ये दोनों डिफरेंट है, तो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ये कहती है नॉट पॉसिबल टू ऐड दीज मैट्रिक्स एंड नॉट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट दीज मैट्रिसेस, यानी कि ना तो इसको ऐड किया जाता और जा सकता और ना ही इसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता। लिखेंगे बिकॉज ऑर्डर्स आर डिफरेंट, so not add not subtract। बहुत सिंपल है, एक नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो मैट्रिक्स कहेगा ऐड करके दिखाइए, तो आप उसका आंसर क्या देंगे, कहेंगे ऑर्डर्स डिफरेंट है तो इसी वजह से ना तो इसको ऐड किया जा सकता ना ही इसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता। यानी कि ये एक प्रॉपर्टी बनी कि कभी भी दो मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे तो उस केस में आपको क्या करना होगा। देखिए क्वेश्चन मैं एक दूसरा ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि ए एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6 और बी एक मैट्रिक्स दूसरी दे रखी है 1 2 3 3 2 1, ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है। तो आप देखेंगे पहली वाली मैट्रिक्स की ऑर्डर 2/3 है, दूसरी वाली मैट्रिक्स की ऑर्डर 2/3। अब देखो 2/3 आपको मैं एकदम से लिख के दिखा रहा हूँ, सभी बच्चे कनेक्ट कर ले। 2 का मतलब होता है यहां से देखना है, दो रो है, 3 का मतलब होता है ऊपर से देखना है, 3 कॉलम है। जब मैं इसको ऐड करने जाऊंगा a प्लस बी तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसके ऑर्डर बिना ऐड करे पता चल जाएंगे 2/3 के। याद रखना बिना ऐड करे मैं नई मैट्रिक्स के ऑर्डर बता सकता हूं और वो 2/3 है। तो एक में एक को जोड़ेंगे, आंसर आएगा 1 + 1 2 + 2 3 + 3, उसके बाद इस 4 में इस 3 को ऐड करेंगे 4 + 3 देन 5 + 2 एंड देन 6 + 1। तो फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा 2 4 6 7 7 7 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। जैसे मैंने ऐड किया यहाँ पर माइनस का निशान लगा दीजिए और हर जगह माइनस का निशान लगा दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट भी आप कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे ऐड और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और प्रॉपर्टी क्या रही। बहुत सिंपल है। आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कर लिया है, जैसे अभी प्रियांशु ने बोला उसने कर लिया या और किसी बच्चे ने, तो उन्हें लग रहा होगा सर जी आप ये क्या करा रहे हो, लेकिन ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आपको ईच एंड एवरी बेसिक्स करके चलना है। ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है 3.4 एक्सरसाइज में। ठीक है ना। आगे देखिए मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो गया तो अगला है हमारे पास ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट पहले देख लेता हूं मैं। हाँ पहला कराया था ना मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, और सेकंड है बेटा इक्वेट, इक्वेट ऑफ मैट्रिसेस, इक्वेट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। तो इक्वेट करना है हमें। तो इक्वेट कैसे करना है, इक्वेट का मतलब हो गया कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए दे रखी है
ए बी सी डी, दूसरी मैट्रिक्स अगर बी दे रखी है 1 2 3 4, तो मैं देखूंगा कि पहली मैट्रिक्स के ऑर्डर 2 बाई 2 है और दूसरी मैट्रिक्स के ऑर्डर भी 2 बाई 2 है। अगर ऑर्डर्स सेम है तो इन्हें इक्वेट किया जा सकता है, ए को बराबर बी के बोला जा सकता है और एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ये ए बराबर 1 के आ जाएगा, बी बराबर 2 के आ जाएगा, सी बराबर 3 के आ जाएगा और डी बराबर 4 के आ जाएगा। आप कहोगे सर ये आसान बात बताई क्यों जा रही है, तो मैं बताता हूँ इसमें बच्चे गलती करते हैं, चाहे आप टॉपर स्टूडेंट्स हो, इंटेलिजेंट हो, चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो। गलती ये होती है बच्चे कि आपको इसकी प्रॉपर्टी याद नहीं रहती, आप सीधा सीधा रट लेते हो। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो मैट्रिसेस को हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो रिजल्ट में एक मैट्रिक्स बनती है। ये देखिए, ये मैंने दो मैट्रिक्स, ये एग्जांपल देखिए, ये पहली मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है और मैंने इस मैट्रिक्स को जोड़ा तो रिजल्ट में एक मैट्रिक्स बनी। लेकिन अगर दो मैट्रिसेस को इक्वेट करते हैं, ये देखिए ये इक्वेट करते हैं, अगर दो मैट्रिसेस को इक्वेट करते हैं तो रिजल्ट में मैट्रिक्स नहीं बनती है। ये देखिए एक एलिमेंट आता है। हाँ, दोनों की ये प्रॉपर्टी सेम है कि इनके ऑर्डर्स सेम होने चाहिए, लेकिन इक्वेट करते वक्त मैट्रिक्स नहीं बनती है। याद रखना, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन को मैंने देखा था, उसके अंदर यही भटकाने की कोशिश करी थी। उसने दो मैट्रिसेस दे रखी थी और उसके बाद रिजल्ट में इक्वेट करके, ऐसे ही इक्वेट करके दे रखा था, लेकिन उसने मैट्रिक्स बना रखी थी इस टाइप से। ये दे रखा था a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, d बराबर 4। देखो, अच्छे से अच्छा बच्चा 12th पास करेगा तो कॉम्पिटिटिव में आके उलझ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये छोटी सी बात जरूर बताना चाहूंगा कि मैट्रिक्स अगर लिखी हुई है तो गलत आंसर है, ये आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि जब भी हम इक्वेट करते हैं तो नई जो फॉर्म आती है वो मैट्रिक्स की नहीं आती है। ठीक है, ये तो आपको मैंने ऐड, सब्ट्रैक्ट और इसके बारे में बताया, इक्वेट करने के बारे में। अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करता हूँ तो मल्टीप्लाई का तो अभी हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं आया, तो मल्टीप्लाई को हम अगले सेक्शन के लिए छोड़ देते हैं। इतने सेक्शन के बाद थर्ड सेक्शन अभी रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट तो मल्टीप्लाई है, और डिवाइड तो बहुत कम ही बच्चे जानते होंगे, ये मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो फिलहाल तो अभी हम मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, सॉरी अभी हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हमें पहले एक्सरसाइज भी साथ साथ लेके चलनी है। क्वेश्चन ये आ गया, तो अंकिता आपने पूछा था कि मुझे एग्जाम्पल बताइए, मैं एग्जाम्पल आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन छठा क्वेश्चन देखिए। छठे क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट ऐसे ही करा देता हूं, सब जने अपनी स्क्रीन जूम कर सकते हैं अगर क्लियर नहीं दिख रहा। आपको सीधा सीधा देखना है, इसके 2/2 के ऑर्डर है और इसके भी 2/2 के ऑर्डर है। बेटा दोनों के 2/2 के ऑर्डर है तो सीधा सीधा काम है बेटा, कंपेयर कर लो। लिखेंगे बाय कंपेयर y बराबर में 4, उसके बाद z बराबर में 3 और उसके बाद x बराबर में 1। आप गौर से देखोगे बहुत आसान है और इसको मुझे कॉपी पे भी कराने की जरूरत नहीं है, ये मेरा आंसर आ चुका है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 5-5 के बराबर है। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई बराबर 6, क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर में 6। ओके, उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो बेटा अगर मैं इस 5 को राइट साइड में ले जाऊंगा तो z की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, एक तो आंसर ये आ गया। उसके बाद एक्स वाई इज इक्वल टू 8, तो बेटा यहाँ पर दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू 8, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8 का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ से एक वैल्यू निकाल लीजिए। लाइक यहाँ पर आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स और ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, x 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई कराइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और आंसर आएगा यहाँ पर x का आंसर। जो x का आंसर आएगा उठा के यहाँ रख दीजिए, y का आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली तो कंपेयर एंड सब्स्टिट्यूशन यूज कराए। यहाँ पर देखिए, कंपेयर करो, पहले इसको इसके बराबर रखो, इसको इसके बराबर रखो, इसके बराबर रखो, और कंपेयर करने के बाद सब्स्टिट्यूशन से आप सॉल्व करेंगे। अगर किसी को डाउट है तीसरे क्वेश्चन में तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, या अभी भी पूछ सकते हो अगर आपने करा है ये क्वेश्चन तो, ठीक है। ऐसे ही 7th क्वेश्चन दे रखा है, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के कंपैरिजन में रखेंगे, ये सेकंड के कंपैरिजन में, थर्ड के कंपैरिजन में और फोर्थ के कंपैरिजन में। बच्चे आप खुद से करोगे तो आपको डाउट जरूर आएंगे, मेरे को जरूर बताना कि सर डाउट आ रहे हैं, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत आसान पार्ट है, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वें क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 8वें क्वेश्चन में कहता है कि A एक मैट्रिक्स है जो इस फॉर्म में लिखी है AIJ, इसमें M और N इसके ऑर्डर्स दे रखे हैं। बेटा ध्यान से समझना, मैंने फिर कहा है जूम कर सकते हो आप अपनी स्क्रीन को, तो मैंने भी थोड़ा सा जूम कर दिया। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके सामने M और ये लिखा हुआ है बेटा N।
और कहता है इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बच्चे मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो उस केस में m बराबर होता है n के, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स बराबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सही, सी इसका आंसर होगा। सीधा सीधा आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर आपको कठिन काम। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको दे रखा है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नाइन्थ में कहता है विच ऑफ द गिवन वैल्यू x एंड y मेक फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। इक्वल करना है बेटा, इसने यहां पर लिखा है इक्वल, तो मैंने इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का निशान लगा देना है और कंपैरिजन करना है। बेटा पहली संख्या को पहली संख्या से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा 3x + 7 = 0। तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। ठीक है, उसके बाद आप दूसरी संख्या से दूसरी संख्या को कंपेयर करेंगे बेटा, तो आपको मिलेगा 5 = y - 2, और ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो y = आ जाएगा 7। चलो मेरे को y भी मिल गया, मुझे x भी मिल गया। नीचे ऑप्शन भी है मेरे पास, ऑप्शन में y की वैल्यू 7 ये रही, y की वैल्यू 7 ये रही, x की वैल्यू 7/2। ना तो ये मिल रहा, ना ये मिल रहा, और ना ही ये मिल रहा, तीनों मिल नहीं रहे, तो बी आंसर होगा। लेकिन बी आंसर कैसे हो जाएगा? चेक करते हैं एक और तरीके से। तो y + 1 = क्या दे रखा है आपको? 8, तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। और 2 - 3x = 4। जरा ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 2 - 3x = 4, तो ये लेफ्ट में जाएगा और ये राइट में आएगा, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट और राइट करने के बाद ये आ जाएगा -2 = 3x और x = -2/3। मैं बेटा एक बात समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जब 12th के बाद आप जाओगे, और अब तो आ सकता है क्योंकि पिछले साल से ना 20 नंबर के एक नंबर वाले क्वेश्चन आ गए, तो वो कुछ भी उलझा सकता है। वो उलझाने वाली बात को समझना बेटा। इस क्वेश्चन 9th के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि मैंने x की वैल्यू निकाली -7/3, मैंने y की वैल्यू निकाली 7, और मैंने चेक किया तो x की वैल्यू -7/3 ना तो मुझे यहाँ दिखी, ना मुझे यहाँ दिखी, और ना मुझे यहाँ दिखी, तीनों जगह नहीं दिखी। तो इसका मतलब मैंने इसका आंसर बी रख दिया। दूसरा तरीका ध्यान से समझना, दूसरा तरीका ये था कि एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही मैट्रिक्स के अंदर x की वैल्यू एक तो -7/3 आई है और दूसरी वैल्यू आई है -2/3। याद रखना, -7/3 और -2/3। ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि अगर मेरे को ऐसे कंपैरिजन करने के लिए पूछता है, सीधा सीधा कोई निशान नहीं है, कोई स्क्वायर का निशान नहीं है, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू का निशान नहीं है, कोई निशान नहीं है, तो उस केस के अंदर बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही क्वेश्चन में x की दो अलग अलग वैल्यू आई जैसे इसमें आ रही है। यानी कि अगर पेपर में ऐसा कभी आ जाए, सपोज कि यहाँ पर ऑप्शन लिखा होगा -7/3, सपोज कि x की वैल्यू लिखी होती, तब भी आप आंसर बी देते। क्यों देते? क्योंकि आप ये रीजन देते कि x की दो वैल्यूज नहीं आ सकती। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो मुझसे पूछ सकते हैं अपना माइक ऑन करके, और समझ में आ गई है तो हम क्वेश्चन नंबर 10वें के पास चलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, परमुटेशन का क्वेश्चन है बेटा। एक बच्चे ने मेरे से आज पूछा है अभी ये, तो परमुटेशन का क्वेश्चन है। क्या कहता है देखिए, कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। 3/3 के ऑर्डर्स होने वाली मैट्रिसेस बनानी है जिसके अंदर 0 और 1 एंट्री होनी चाहिए। एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री एलिमेंट्स 0 और 1। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती है वो देखिए। देखिए बेटा, मैंने कहा मैं क्वेश्चन नंबर 10th की बात कर रहा हूं। ये कह रहा है 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, तो मैंने बना दी ये 3/3 की मैट्रिक्स। ये है 3/3 की मैट्रिक्स। फिर ये कहता है कि उसके अंदर सिर्फ 0 और 1 ही होना चाहिए। चलिए मैंने लिखा 0, सिर्फ 0 होना चाहिए और 1 होना चाहिए। देखो एक मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं दूसरी मैट्रिक्स बनाता हूँ। ये मैंने दूसरी मैट्रिक्स बनाई जिसके अंदर पहले मैंने तैयार किया 3/3, और इसके अंदर 0 और 1 लिखना है, तो मैंने लिख दिया। ये दूसरी मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। किसी को ऑब्जेक्शन? पिछली मैट्रिक्स से ये वाली मैट्रिक्स डिफरेंट है और इसके अंदर 0 और 1 की एंट्री है, और ये 3/3 की है, उसकी सारी शर्तें पूरी हो रही है। उसके बाद अगली मैट्रिक्स बनाते हैं 0 0 0 0 0 0 एंड 1 0 0। लो जी, ये मैंने तीसरी मैट्रिक्स बना दी। फिर अगली मैट्रिक्स बनाते हैं। इसी सीरीज को बहुत आगे तक ले जा सकते हो आप। 1 कभी इधर आएगा, इधर 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 9 बार, ऐसे ही 1 1 0 0 0 0 0 0 0। तो ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है? 3/3 की। और क्या लिखा हुआ है इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर? 1 और 0। तो बेटा ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक और मैट्रिक्स बना देता हूं, ये लीजिए।
ये मैंने 1 1 1 1 1 0, ये भी मैट्रिक्स 1 और 0 होना जरूरी है। उसकी शर्त यही है कि 3x3 की मैट्रिक्स होनी चाहिए और उसके अंदर ईच एंट्री यानी कि एंट्री जो है वो 0 और 1 के साथ होनी चाहिए। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती है? तो बेटा मैंने कहा ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, तो इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप लिखेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस इज इक्वल टू, बेटा कितनी एंट्री अंदर, एक तो 1 है और एक 0 है, तो आप इसे लिखेंगे 2। और बेटा कितनी ऑर्डर दे रखे हैं? ऑर्डर दे रखे हैं 3 इंटू 3 यानी कि 9, तो पावर लिखेंगे 9। तो बेटा 2 की पावर 9 इज इक्वल टू, इसका ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा किताब में, 512 होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे कहता कि हर एक किसी में एंट्री कितनी होनी चाहिए, चलो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। वो कहता कि हर एक किसी में, यहां पर आपको कहता यहां पर मैट्रिक्स बनेगी 2/2 की, क्या कहता 2/2, तो 2/2 तो 4 होता है। और यहां पर लिखता 1 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आप इसके लिखेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4, तो 3 की पावर 4 यहां पर लिख देना, आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली आपको ये बात समझ में आई कि जितने यहाँ पर वैल्यूज होती हैं अलग अलग डिफरेंट, वो यहाँ आएगी और उसकी पावर कितनी होगी, जो जितने एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर्स के बने हुए जितने एलिमेंट्स होते हैं। अब आपने, अंकिता ने मुझसे पूछा था एग्जाम्पल नंबर जो इसी से ऊपर है, ये मैं जरूर कराऊंगा, ये है वो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आज करते हैं। ये एग्जाम्पल में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन आपके सामने है, इसको कंपेयर करते हैं। मैं यहाँ पर जगह भी है, मैं यहीं करा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहली बार आपको क्या दे रखा है, कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2A प्लस B इज इक्वल टू 4। और बेटा कंपेरिजन दूसरे का होगा तो आ जाएगा A माइनस का 2B इज इक्वल टू -3। बच्चे पहली वाली संख्या से मल्टीप्लाई कराइए 1 की और दूसरी वाली संख्या से मल्टीप्लाई कराइए 2 की, तो नई वैल्यू बनेगी 2A प्लस B इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2A माइनस का 4B इज इक्वल टू 6 माइनस का। तो फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा बेटा ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। तो आप देखेंगे तो ये 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा, आप इसे ऐड करेंगे तो 5B आएगा, इसे ऐड करेंगे तो 10 आएगा, B की वैल्यू फाइनली 2 आ गई। बेटा B की वैल्यू उठा के आप इसमें रख दीजिए तो आपके पास आएगा A माइनस का 2 इंटू में 2 और ये आ जाएगा इज इक्वल टू -3। राइट साइड में लेके जाएंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 1। किसी को ऑब्जेक्शन है तो मुझे बता सकते हैं, बहुत आसान था वैसे। तीसरी कंपैरिजन ये रही, ये आपके पास है 5C माइनस का D इज इक्वल टू 11। ये कंपैरिजन है आपके पास 4C प्लस का 3D इज इक्वल टू 24। बच्चे इसको आप करेंगे सॉल्व, इसमें आप मल्टीप्लाई करा लीजिए 3 की और इस पर आप मल्टीप्लाई करा लीजिए 1 की। आप जब मल्टीप्लाई कराओगे तो D कट जाएगा, C आएगा पहले और फिर उसके बाद D की वैल्यू निकल के आएगी। तो अंकिता को समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल और सभी बच्चों को ये एक्सरसाइज समझ में आ गई। वैसे तो ये सबसे आसान एक्सरसाइज है, अगर आप मेरी क्लास में पढ़ने के लिए आते, कोचिंग में पढ़ने के लिए आते तो मैं उस टाइम ये एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में ख़त्म करा देता। लेकिन मैंने कहा है कि ऑनलाइन में थोड़ा कनेक्टिविटी, थोड़ा एक्सप्लेनेशन मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना, और आपको भी समझना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट होकर समझना पड़ेगा। अभी मैं चल रहा हूँ आगे, आगे बहुत 2 लॉ भी दे रखे हैं, मैं इसकी बात अभी कर ही नहीं रहा, मैं एक्सरसाइज पर पहले चलता हूँ, प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल्स की बात बाद में करेंगे। ये एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज है हमारे पास, सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा जरूर, सेकंड एक्सरसाइज के पास हम चल रहे हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे बेटा, आपको सारे एग्जाम्पल करने हैं इसके एनसीईआरटी के। मैंने कहा है एनसीईआरटी और सपोर्ट मटेरियल छोड़िएगा नहीं, ये 2 बुक पूरी अच्छे से करिएगा, एक एक क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है 3.2 के अंदर, 3.2 बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो आपको A की वैल्यू दे रखी है, आपको B की वैल्यू दे रखी है, आपको C की वैल्यू दे रखी है, आपको सीधा सीधा कह रहा है जोड़ दीजिए। तो जोड़ना तो अभी मैंने बताया, आप वैसे ही मैट्रिक्स बना के इसे जोड़ देना। ऐसे दिखा देता हूं, A इज इक्वल टू, आप सॉरी आपको क्या करना है, इसमें आपको
a प्लस बी करके जोड़ना है और ऐसे मैट्रिक्स लिखनी है, सीधा सीधा जोड़ना है। ये 2 और इस 1 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 3, फिर उसके बाद इस 4 और इस 3 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 7, उसके बाद इस 3 एंड -2 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1, उसके बाद इस 2 और 5 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 7, और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपको घटाना भी है, आपका काम है। ये ध्यान से समझो, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है 3a और इसमें लिखा है माइनस का c। तो 3a का मतलब होता है बेटा 3 एक स्केलर है और a एक मैट्रिक्स है। स्केलर की मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, तो इसका भी टॉपिक समझ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ये परेशान कर जाता है। चलिए, मैंने आपको अभी ऊपर क्या बताया, मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स कैसे जुड़ती है। मैंने बताया एक मैट्रिक्स के अंदर दूसरी मैट्रिक्स कैसे घटती है, जब ऑर्डर सेम होते हैं, ऑर्डर सेम होते हैं, है ना, और इसका रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स बनती है। ऑर्डर सेम होते हैं और इसका रिजल्ट भी मैट्रिक्स बनती है। यहां पर भी ऑर्डर सेम होते हैं और रिजल्ट भी मैट्रिक्स बनती है। मैंने बताया कि एक मैट्रिक्स को अगर मैं इक्वल कर दूं एक दूसरी मैट्रिक्स के साथ, तो बेटा इस केस में ऑर्डर तो सेम होते हैं लेकिन रिजल्ट में नो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नहीं बनती, ये बात याद रखनी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं स्केलर की। स्केलर, तो बेटा स्केलर क्या होता है, जो मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं होता, जो न्यूमेरिक्स हमने आज तक देखे हैं उसे हम स्केलर बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि 2 के साथ 3 को जोड़ दो, तो जैसे मैट्रिक्स में जुड़ता है ऐसे ही इसमें भी जुड़ जाता है, ये लिख दिया मैंने। जैसे 2 के साथ 3 को घटाइए तो आ जाएगा -1। जैसे कि मैंने कहा 3 = 3, तो यस ये इक्वल होता है, इसका कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली स्केलर कैसे जुड़ता है, घटता है और इक्वल करते हैं वो बता दिया, मैट्रिक्स कैसे जुड़ता है, घटता है और इक्वल होता है वो बता दिया। अब बात करते हैं मैट्रिक्स और स्केलर की। मैं फिर बोलूंगा कि अभी आप जो पढ़ रहे हो उसमें थोड़ा थोड़ा अधूरा ज्ञान है, लेकिन मेरे को पूरा ज्ञान देना होगा, क्योंकि आप कभी भी फंस सकते हो। तो मेरे तरीके से सोचना सीखना है, ना कि क्वेश्चन करना सीखना है, ये बात मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं। तो देखिए, मेरे को ये कहा गया है कि एक स्केलर की मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स के साथ करानी है। तो आप कहोगे सर जी ये तो हमने देख के ही सीख लिया था। इसमें जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने कहा एक संख्या, जैसे इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। 2 सेकंड। हमारे पास क्वेश्चन है कि एक ही मैट्रिक्स दे रखी है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरसाइज 3.2 का पहला का 3rd पार्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है और मैट्रिक्स दे रखी है आपको A 2 4 3 2, 2 4 3 2। उसके बाद बी मैट्रिक्स क्वेश्चन में दे रखी है, सी की जरूरत है वैसे तो बी की जरूरत नहीं है, तो बी मैं हटा देता हूं, जिसकी जरूरत है उसी को लेते हैं। सी मैट्रिक्स दे रखी है और वो दे रखी है -2 5 एंड 3 4। बच्चे आपको कहता है कि आप 3rd एग्जाम्पल में लिख के दिखाइए 3a - c। तो आपको करना क्या है इसमें, देखिए आपको क्या करना है, 3a का मतलब हो गया बेटा कि 3 की मल्टीप्लाई a के साथ, यहां लिखेंगे 3, ये है आपके पास मैट्रिक्स 2 4 3 2, और सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3a की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6, 3 4 12, 3 3 9 एंड 3 2 6। बताइए किसी को ऑब्जेक्शन है? ना तो मैट्रिक्स की शेप चेंज हुई, जैसी थी 2/2 वैसी ही रही 2/2, और सब में मल्टीप्लाई करानी है। यानी कि स्केलर की मल्टीप्लिकेशन जब मैट्रिक्स के साथ होती है तो वो इस तरीके से होती है, ये स्केलर है ये मैट्रिक्स है। अब आपको कहता है 3a - c, तो बड़ा आसान है, 3a - c का मतलब हो गया 3a की वैल्यू है आपके पास 6 12 9 6, और माइनस का c की वैल्यू है -2 5 3 4, ठीक है बच्चे। तो सीधा सीधा इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर क्या आएगा, तो 6 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, 9 - 3 6, 6 - 4 2, एंड दिस इज फाइनल आंसर। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो। मैं फिर बहुत रिपीट करता हूँ, मैं सभी बच्चों को इक्वल लेके चलता हूँ बेटा। जिस बच्चे ने अभी तक ये एक्सरसाइज देखी भी नहीं थी उसके लिए तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जब तक सर नहीं कराएंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन जिस बच्चे ने ये एक्सरसाइज कर लिया वो इसे क्यों देख रहा है?
अब मैं बताता हूं उसके लिए। वो इसलिए देख रहा है क्योंकि पूरी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इसका जवाब नहीं मिलेगा आपको कि अगर मैं स्केलर में ऐड करता हूं मैट्रिक्स को तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा। प्रियांशु, क्वेश्चन मेरा आपसे ही है, या वो बच्चे जिन्होंने कर लिया है, कि अगर मैं स्केलर में ऐड करता हूं मैट्रिक्स को तो आंसर मेरा क्या आएगा, अगर मैं स्केलर में सब्ट्रैक्ट करता हूं मैट्रिक्स को तो आंसर मेरा क्या आएगा। ये पूरी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा। मैंने कहा है ये आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है, मैंने फिर रिपीट कर देता हूं, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, ये रहा, घटाते कैसे हैं, इक्वल कैसे करते हैं। जब जोड़ते और घटाते हैं तो आंसर में एक रिजल्ट में मैट्रिक्स बनती है, जब इक्वल करते हैं तो रिजल्ट में मैट्रिक्स नहीं बनती है। स्केलर को जोड़ना, घटाना, इक्वल करना आपको आता ही है। मैंने कहा कि अगर स्केलर में मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराएंगे, ये स्केलर और मैट्रिक्स, तो ये तो एनसीईआरटी में है, अभी अभी आपने किया, आपको समझ में आ गया। लेकिन आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा ज्यादातर बच्चों ने कि ये स्केलर है, ये पढ़ा होगा कि हाँ भाई 3a को कैसे लिखेंगे, आप रट लेते हो। ज्यादातर बच्चे रटने पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि 3a ऐसे लिखते हैं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करा देते सीधा सीधा, लेकिन उस 3 का मतलब स्केलर होता है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि स्केलर में अगर मैट्रिक्स को जोड़ते और घटाते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा। तो ध्यान से सुन लो, ये है मेरा 3 और ये है मेरी मैट्रिक्स, ये है मेरे पास मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स क्या दे रखी है आपको, मैं ऐसी रफली कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 2 4 3 2। अब मुझे स्केलर में मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ूंगा, ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया था यूनिट के बारे में, यूनिट मैट्रिक्स, ये बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस मैं साथ में लेके चल रहा हूं। मैंने पहले ही बोला था मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मैं आपको वो भी कराने की कोशिश करूंगा जो आगे जाके 12th के बाद जब पेपर दोगे तो ये बातें आपके बेसिक्स में क्लियर हो, ना कि ऐसा नहीं कहोगे कि एनसीईआरटी में नहीं है सपोर्ट मटेरियल, नहीं ऐसा नहीं। और इस साल तो मेरे को वैसे भी मैंने बता दिया कि पिछले साल से पहले 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते थे, 4, लेकिन पिछले साल बहुत मेजर चेंज किया है और अब 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, 20। तो अब की बार वो कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सुनना, यूनिट मैट्रिक्स और इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बच्चे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और ये होता है 1 0 0 1। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसका सॉल्व करने का प्रोसेस अभी आगे बताऊंगा, इवैल्यूएट कहते हैं, 4.1 एक्सरसाइज है। ये राइट में मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस करके लेफ्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो फाइनल आंसर 1 आएगा। ठीक है ना, अभी मैं नहीं बता रहा सॉल्व करने का, बस मैं अभी आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि 4.1 पे जब चलेंगे तो हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो है ना मैट्रिक्स, ये फॉर्म क्या है, ये फॉर्म है आपके सामने मैट्रिक्स। तो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट का मतलब स्केलर में होता है 1, यानी कि मैट्रिक्स में इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आई की फॉर्म ये होती है, और स्केलर में इसे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए कई बच्चों का ये डाउट होता है कि क्या सर हम आई को, यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ, कि क्या हम आई को ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं 0 1 और यहाँ पर लिखते हैं 0 1, क्या हम आई को ऐसा लिख सकते हैं। मैं कहूँगा नहीं जी, आई को ऐसा नहीं लिख सकते भाई, आई को ऐसा ही लिख सकते हैं कि उसका डायगोनल एलिमेंट्स में 1 यही होगा। याद रखना ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, कि आई को ऐसा ही लिख सकते हैं। ये स्पेसिफिक फॉर्म है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसका रीजन है कि अगर आपने चेंज कर दिया तो आप उसका सॉल्यूशन मैट्रिक्स के बिहाफ पर तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा ये था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ 3 को मैं 3 into 1 लिख सकता हूँ प्लस 2 4 3 2। बच्चे इस 1 को, जो स्केलर फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करने का एक तरीका है, मैं इस स्केलर फॉर्म को लिखूंगा आई। ध्यान से समझना, आगे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें जादू हो जाएगा। आप सोचोगे सर जी को तो आता है, हमें कैसे आता है, अब आपको भी आ जाएगा क्योंकि बेसिक सीख लिया आपने। आपको लिखना है 3, यहाँ लिखना है 1 0 0 1, तो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप जानते हैं। और ये देखिए 2 4 3 2, देन फाइनली इसे जब ऐड करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, 2 4 3 2, और आगे जब इसको ऐड किया जाएगा तो ऐड करने पे क्या मिलेगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, ये 3 + 2 हो जाएगा 3 और 2 5, और 0 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और 0 + 3 3, 3 और 2 5, और ये मेरा फाइनल आंसर 2/2 की मैट्रिक्स। किसी को ऑब्जेक्शन है तो बताइए।
मैंने कहा कि स्केलर में मैट्रिक्स को जब जोड़ेंगे तो किस तरीके से जोड़ेंगे, हम उस स्केलर के साथ 1 की मल्टीप्लाई, 1 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करके पहले उस स्केलर को इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ये मैट्रिक्स बनी, और फिर उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। और अगर स्केलर में घटाना हो तो घटाने में भी बस निशान घटाने का तो आना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स जो है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए? तब तो ऐसा हो सकता है, यानी स्केलर में मैट्रिक्स जोड़ी और घटाई जा सकती है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, सपोज कि यहाँ पर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती, अगर 2/2 नहीं होता, 2/3 होता और कुछ होता, तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 2/2 या 3/3 की होती है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, और मैंने कौन सी मैट्रिक्स बताई थी आपको, एक तीसरी मैंने मैट्रिक्स बताई थी आपको, डायगोनल मैट्रिक्स, ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपसे कोई पूछे 3 प्लस का 1 2 3 4 5 6, आपको कहे कि इसे ऐड करके दिखाइए, तो आप कहेंगे नॉट पॉसिबल। कॉन्फिडेंस में आंसर लगा के आएंगे आप, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन नॉट पॉसिबल, इसका पॉसिबल ही नहीं आंसर, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो हम, आ गया मेरा क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे आ गया है मल्टीप्लिकेशन। अब बेटा ये मल्टीप्लिकेशन आज की क्लास में मैं नहीं कराऊंगा, ये मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बस आपको सेकंड क्वेश्चन ही करने को दूंगा, मैं थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क नहीं दूंगा। अगली क्लास में मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने कहा ना अगर ज्यादा पढ़ाऊंगा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। 12th क्लास में एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो हम वैसे ही खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप जितने कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, मेरे से आगे आगे करिए, लेकिन जिन्होंने पहली बार पढ़ा है थर्ड क्वेश्चन अगली क्लास में कराऊंगा। फिनिश दिस क्लास। अगर किसी को कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हैं, मेरी तरफ से क्लास फिनिश हो चुकी है।